कि एक तरफ उधर उत्तर प्रदेश तो दूसरी तरफ पूरे देश में जो कांग्रेस पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ रही है अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट मोड में लेके आई है। और कल रात का जो ट्वीट है जिनके बारे में माकन का ट्वीट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद चुनाव आयोग को झुकना पड़ा है। लेकिन एक और भी जिस शिकायत को लेकर के कांग्रेस पार्टी गई थी, कांग्रेस नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन गया था, और उसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये कि आप बैलेट पेपर को पहले काउंट नहीं करेंगे, इसके लिए आपने फ्री छोड़ दिया है कि आप जब चाहेंगे तब काउंट करेंगे। यह जो फ्री हैंड है, ये बिहार के चुनाव के समय 2020 मुझे बिल्कुल याद है, यह बताया गया कि जहां कोई 200 वोट 300 वोट 500 वोट से पीछे था उसको आगे किया गया। बैलेट पेपर तो सामने है। और यही बात अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे थे। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि 4 जून को क्या होने जा रहा है। यह चुनाव और यह काउंटिंग डे आम चुनावों से अलग होगा, यह साफ दिखाई देता है इन तैयारियों के साथ जो विपक्ष कर रहा है। और शायद इसीलिए कांग्रेस बीजेपी को भी इंडिया गठबंधन के बाद इलेक्शन कमीशन में जाना पड़ा और वो स्वायत्त संस्था के ऊपर विपक्ष हमला कर रहा है, ऐसे आरोप लगा करके बीजेपी आई है। जयशंकर जी। राजीव जी, मेरे ख्याल से कल ही शायद कांग्रेस के जो मीडिया विभाग के इंचार्ज हैं, अध्यक्ष हैं, जयराम रमेश ने एक आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि शायद गृह मंत्री अमित शाह जी ने देश के तमाम 150 जिलाधिकारियों से बातचीत की है, फोन पे बात की है, और इसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से की। चुनाव आयोग ने इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि भाई आप हमको इसका डिटेल दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। क्योंकि जब चुनाव आचार संहिता जब तक लागू रहती है तब तक सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में होता है। तब किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी अधिकारी से उस ढंग से बात नहीं कर सकते हैं। अब पता नहीं उसके जवाब में जयराम रमेश जी ने कोई उसका डिटेल दिया कि नहीं दिया, ये नहीं मालूम है, लेकिन ये बात बहुत गंभीर है। क्योंकि जिलाधिकारी नेशनल हेराल्ड में खबर छपी है, वही मैं कह रहा हूं कि अब उसपे उन्होंने चूंकि डिटेल मांगा है ना चुनाव आयोग ने, तो उसपे जयराम रमेश ने कोई डिटेल दिया है कि नहीं दिया, देना चाहिए कायदे से। तो सीधी सी बात है कि जिलाधिकारी जो होते हैं तमाम जिलों में वही रिटर्निंग अफसर होते हैं, वही चुनाव जीत हार का प्रमाण पत्र उन्हीं के नाम से जारी होता है। तो अगर उनको फोन करके बात की जा रही है तो जरूर कुछ ना कुछ इसमें गंभीर मामला है। दूसरी बात यह है कि जैसे एग्जिट पोल के बारे में आप बात कर रहे हैं राजीव जी, हम लोग पिछले 7-8 वर्षों से कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, डीवी लाइव पे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब भी कोई ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल का मामला आता है तो मेरी राय, हमारे अपना एग्जिट पोल रहा तब भी मैंने यही कहा कि देखिए हमारी राय में ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल एंटरटेनमेंट के साधन है, इससे ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं है। और वो सट्टा बाजार को, शेयर बाजार को प्रभावित करने की कोशिशों का एक जरिया है। कल मैं बता रहा हूं, सुबह ही मैंने कहा कि ये 350 से 400 का आंकड़ा दिखाएंगे तमाम टीवी चैनल, ये स्क्रिप्टेड है, पहले से लिखा हुआ है, तय है ये। और जैसा भी हमारे मित्र कह रहे थे कि वो बांट दिया गया और उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स जो है राज्यों का था, सीटों के बारे में था, तो वो कंफ्यूज करके कई जगहों पे भरने में उनसे गलतियां हो गई, क्योंकि तो उन्होंने बड़ा डाटा दे दिया होगा कि 370 तुम दिखाओ, 375 तुम दिखाओ, 350 तुम दिखाओ, 400 तुम दिखाओ, इस तरह का कुछ, ताकि एक वेरिएशन भी रहेगा। अब इसी के चलते आप देखिए, जैसे आप अभी बिहार की चर्चा कर रहे थे, तो सबसे तेज जो चैनल है उस पर वो आया था, वो बड़ा उसकी एथेंटिसिटी भी मानी जाती है कि साहब वो एक्सिस माई इंडिया समथिंग कुछ है, वो तो उनका होता है। तो उन्होंने कहा कि पहले तो देखा मैंने कि वो 5-6 सीटें दिखाए लोक जनशक्ति पार्टी को मिलते हुए, फिर बाद में अभी देख रहा था तो मैं इंडिया टुडे का जो था उसमें लिखा है कि 4 से 5, उसको उन्होंने करेक्ट किया है कि 4 से 5 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को मिलते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन एक जो न्यूनतम और अधिकतम वाला जो है, बाएं और दाएं का जो है, उसको मैंने जब टैली करना शुरू किया तो जो न्यूनतम वाली सीटों का है तो वो 34 पे जाके टिक रहा है, टैली उसकी 34 सीटों की हो रही है। और जो राइट साइड में जो अधिकतम सीटों का है वो 46 सीटों का, 44 या 46 सीटों का हो रहा है। और बिहार में कुल सीटें कितनी हैं? 40 सीटें। 40 है। तो अब ये बाकी कहां से कैसे खेल किया, कहां गया? बलिया सीट दिखाया किसी चैनल ने कि बलिया की सीट बीजेपी जीत रही है, और उम्मीदवार जो बताया वो सनातन पांडे बताया, जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है, वो जी न्यूज पे था, जी न्यूज ने दिखाया। तो इस तरह के मतलब ऐसे ऐसे नमूने जो है आने लगे हैं, व्हाट्सएप पे लोग भेज रहे हैं, दिखा रहे हैं, और स्क्रीन शॉट के साथ दिखा रहे हैं, विजुअल के साथ दिखा रहे हैं। वो सारे हमारे एग्जिट पोल के नाम पे हमारे टीवी चैनलों ने परोसा है उसको, तो इसलिए उसमें तो बहुत क्लियर है। लेकिन उसका देखिए, एक तो यह है
कल जैसा प्रशांत भी कह रहे थे, मैं जानता हूं, कल शेयर बाजार बहुत चढ़ेगा और परसों ये गिरना शुरू करेगा। परसों जब रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद अगर एग्जिट पोल के हिसाब से ही आ रहे हैं तब तो बात और है, अन्यथा तो शेयर बाजार धराशायी होना लाजमी है। दूसरा ये कि उसका एक मकसद ये भी होता है क्रेडिबिलिटी देना कि साहब चूंकि मोदी जी कह रहे हैं 400 पार 400 पार, और चुनाव आयोग ने अगर कोई खेल किया जिसके बारे में हम बार बार कहते रहते हैं कि कोई अंदरूनी करामात कोई खेल अगर किया तो उसको जस्टिफाई कर सकते हैं दिखा करके कि देखो जी एग्जिट पोल तो यही कह रहे हैं ना, ओपिनियन पोल भी कह रहे थे, एग्जिट पोल भी यही कह रहे हैं, और 350 कोई 370 का रहा है तो उतनी अगर सीट आती है तो उसमें कहां से खेल हो गया। तीसरा जो है ये मनोबल गिराने और बढ़ाने का, कि जो विपक्ष के कार्यकर्ता होंगे, जो काउंटिंग एजेंट होंगे, जो बाहर के लोग होंगे, उनके मन में भावना भर जाए कि अरे यार ये तो सीट हम हार चुके हैं, ये तो एग्जिट पोल अब बता चुका है कि हमारी पार्टी तो हार गई है, तो इसमें क्या ज्यादा इंटरेस्ट लेना, क्या लड़ना बढ़ना, क्या भिड़ना है, अब छोड़ो। तो एक तो ये है अधिकारियों पर कि भाई अब सरकार आ ही रही है तो अब उसी के हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि ये तो सरकार बड़ी विंडिक्टिव सरकार है, ये तो बदला लेने की वाली सरकार है, तो उसके रौ में मिलाना शुरू करो। अब आप देखिए मतलब चुनाव आचार संहिता लागू होते समय कोई भी कैसे 100 दिन का एजेंडा तय कर सकता है अगली सरकार का, ये तो संभव नहीं है, आप नहीं कर सकते जी। प्रधानमंत्री ने तो इसके पहले ही बना दिया कि हम तो G20 के समिट में जा रहे हैं और ये करने जा रहे हैं, कि मतलब हम प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं और हम ये करने वाले हैं। एक बार भी चुनाव आयोग ने नहीं पूछा कि भाई साहब अभी रिजल्ट आया नहीं है, आप सरकार बनाए नहीं है, तो किस हैसियत से जाएंगे वहां, तो जो भी प्रधानमंत्री होगा वो जाएगा, G20 में जाना होगा, चाहे जहां भी जाना होगा वो तो जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं, उसको एक बनाने का कोशिश की जा रही है, वही उसका नतीजा। जयशंकर जी एक चीज बताइए, इतने चुनाव के काउंटिंग वाले दिन को हम सब ने देखा है, आपका एक लंबा अनुभव है, चुनाव को आपने अपने पिताजी के चुनाव को लड़वाया है, इसलिए भी आपका अनुभव हम लोगों से ज्यादा है, राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आपका परिवार रहा है, इसलिए भी आपका ज्यादा है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि काउंटिंग वाले दिन और जिसकी तैयारियां, जिसके बारे में अभी शकील अख्तर जी बता रहे थे कि अखिलेश यादव ने अपनी तैयारी की है, उधर ममता बनर्जी ने भी अपनी तैयारी कर रखी है, इधर केजरीवाल जी ने हिदायत दे दी और अपनी तैयारियां करके आम आदमी पार्टी वाले रख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने आज एक जबरदस्त बैठक की अपने कार्यकर्ताओं की, वर्चुअल बैठक ही लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बैठक। क्या कुछ आपको दिखाई देता है 4 जून को क्या ये जो परसों हम सामान्य गति से जो वोटिंग की प्रक्रिया होती है, जिसमें कुछ गड़बड़ सरवर होता है तो होता है, चलता रहता है, और आप याद कीजिए कि राहुल गांधी 2019 में काउंटिंग चल रही थी लेकिन आ गए, और शकील अख्तर जी ने बताया था पिछली बार जब इसी कार्यक्रम में थे, राहुल गांधी को लाया गया और राहुल गांधी ने मीडिया के सामने हार कबूल कर ली। क्या लगता है आपको कि परसों इतनी जल्दी विपक्ष के नेता या सत्ता पक्ष के नेता कोई भी हो हार या जीत कबूल करेंगे? राजीव जी, पहली बात यह है कि जब हम लोग राजनीति में सक्रिय थे, जब चुनाव लड़ते थे, लड़ाते थे या देखते थे, उस समय की मतगणना की प्रक्रिया अलग थी, आज की प्रक्रिया अलग थी। उस समय बैलेट पेपर निकलता था, बैलेट पेपर्स की काउंटिंग होती थी, और उस समय काउंटिंग एजेंट बहुत सतर्क रहते थे कि एक भी वोट इधर से उधर न होने पाए। आज की तारीख में ऐसा नहीं है, आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक मशीन खुलेगी, बटन दबेगा, पता लगेगा कितना वोट निकल के आ गया, उसमें फिर टैली करना, गणना करना ही बड़ी बात होती है, उसमें बाकी ये नहीं कर सकते आप। दूसरा ये है कि इस बार मैंने पहले से कहा था कि विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या आरजेडी के लोग या कम्युनिस्ट लोग भी काफी अलर्ट हैं, मुस्तैद हैं, सजग हैं। मैं बताऊं आपसे कि हमारे गाजीपुर से जो कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के, अफजाल अंसारी, वो पहले कम्युनिस्ट कार्यकर्ता रहे हैं, उनका एक बाकायदे ये आया, निर्देश आया अपने तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, पोलिंग एजेंट्स के लिए, काउंटिंग एजेंट्स के लिए, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। उसी तरह का एक दिखाया हमको कि अखिलेश यादव का भी एक फर्क आया है, निर्देश पत्र आया है कि हमारे जितने भी पोलिंग एजेंट होंगे, जितने भी काउंटिंग एजेंट होंगे, एक तो कोई कहीं छोड़ करके नहीं जाएगा, वहां मुस्तैदी से ड्यूटी देगा। पोलिंग एजेंट की ड्यूटी रहेगी कि साहब जो फॉर्म 17C भरा जा रहा है उसमें वही ईवीएम मशीन दर्ज है, उस ईवीएम मशीन में कितने वोट दर्ज हैं ये भी उसमें है कि नहीं है, किसी ब्लैंक पेपर पे कोई दस्तखत नहीं करना है। तीसरा ये कि काउंटिंग एजेंट जो होगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि ईवीएम मशीन खुलने से पहले इंश्योर करे
कि ये वही ईवीएम मशीन है ना जो हमारे पोलिंग एजेंट ने जिस फॉर्म 17C पे दस्तखत किया था, और उससे उतने ही वोट निकल रहे हैं ना। तो ये सब चीजें इंश्योर करना है। दूसरा, ये रिजल्ट कुछ भी कोई घोषित कर दे, जब तक रिटर्निंग अफसर का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाए तब तक मतगणना केंद्र से हिलना नहीं है। होता क्या है कि पहले बहुत सारे मामलों में जब हो गया, जैसे बिहार में कई मामलों में देखा कि साहब हो गया जी, जीत गए जी, जीत गए, और पता लगा जुलूस लेकर नेताजी चले गए, और इधर रिटर्निंग अफसर ने देखा, कहा कि अरे तो पोस्टल बैलेट तो गिना ही नहीं गया था जी, ये तो गिना ही नहीं गया था, ये तो टैली करना भूल गए थे, और पता लगा कि सर्टिफिकेट बदल गया। हमको याद है हमारे मित्र का बेटा जो विधायक चुना गया था, तो उसको यही कहा करके रोका, कहा कि भाई अरे आपके सर्टिफिकेट में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, तो आ जाइए, उसको ठीक करना है, नाम वाम में कुछ गड़बड़ हो गया है। उसने कहा ठीक है अधिकारी महोदय, वो बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी छोड़ दीजिए, अभी हम आ नहीं पाएंगे, अभी तो हम जा रहे हैं जुलूस में, सर्टिफिकेट अब यही रहेगा, जो होगा देखेंगे, कोई चैलेंज करेगा कोर्ट में देखेंगे। उसका बच गया, और एक चले गए, दे दिया, उनका खारिज हो गया। और पोस्टल बैलेट वाली बात जैसा कहा है अभी अभिषेक मनु सिंघवी ने, देखिए ये परंपरा नहीं है, ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी है कि पोस्टल बैलेट की मतगणना पहले होगी। जैसे आप देखिए 2019 में वही तो कह रही है कि 2019 में 2019 में नहीं किया, खत्म किया गया है, बाद में गाइडलाइंस बनी है। नहीं, अभिषेक ये कह रहे थे कि 2019 की गाइडलाइन में भी ये है। देखिए 2019 में भी पहले पोस्टल बैलेट काउंट हुए, ये बाद में बदला है, 2020 या 22 में कुछ उन्होंने चेंज किया है, उसको निकाल दिया है। वो गलत है, वो नहीं कर सकते, कानूनन आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैंडेटरी है। उसके संविधान में जो लिखा हुआ है चुनाव आयोग का, उसमें दर्ज है वो। आपको याद होगा कि जब भी टीवी चैनलों पे जब गणना होती है और उसमें जब बैठते हैं हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो जो शुरुआती रुझान आते हैं वो पोस्टल बैलेट के ही होते हैं, तो कई बार लोग उसी को छलना कूदना शुरू हो जाते हैं। आपको याद होगा कि 2015 में जब बिहार विधानसभा की मतगणना चल रही थी, तो जो पोस्टल बैलेट गिने जा रहे थे, उसके आधार पे बीजेपी के मुख्यालय में अशोक रोड पे मिठाइयां बंटने लगी, लड्डू मंगा करके बांटने लगे, और 2 घंटे के बाद जब 10 बजा है, जब ईवीएम मशीनें खुलने लग गई, तो पता लगा कि सन्नाटा छा गया, वो हारने लगे, बुरी तरह हार भी गए। तो पोस्टल बैलेट ही पहले होता था। ये तो मुझे लगता है कि यही 2020-22 के बाद जो हुए हैं चुनाव, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। चुनाव आयोग ने ये जो इन्होंने जो शिकायत दर्ज की है, जो चिट्ठी है, उसमें मैं चिट्ठी में क्या लिखा है मैं बता रहा हूं कि विपक्ष ने शिकायत की है कि चुनाव आयोग ने 2019 की गाइडलाइन से इसे हटा दिया है, यानी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरुआत में होगी, इसे हटा दिया है, और ईवीएम की पूरी गणना हो जाए उसके बाद अंत तक भी पोस्टल बैलेट की गिनती की घोषणा करना अब अनिवार्य नहीं है, ये 2019 में। और ये आवश्यक है कि पोस्टल बैलेट राजीव जी उसका निर्णायक साबित होता है, उसकी गिनती पहले करना चाहिए, ये डिमांड की गई है। 2019 की गाइडलाइन को हटाया, वही कह रहा हूं मैं कि 2019 में नहीं, 2019 की गाइडलाइन में चेंज किया है। जी जी जी, 2019 की जो गाइडलाइन है, उसमें चेंज किया है गाइडलाइन में, क्योंकि 2019 तो हम लोगों ने देखा ही था, उसमें तो पोस्टल बैलेट पहले गिने ही गए थे, इसमें नहीं है। उसके बाद जो हुआ है, इन्होंने गाइडलाइन चेंज कर दिया, इसीलिए 2020 का जो बिहार का चुनाव था वो प्रभावित हुआ था। हाँ, प्रभावित हुआ, वही मैं कह रहा हूं कि तो इसलिए जो है, ये तो मतलब आपके मन में कुछ ना कुछ खोट है, कहीं ना कहीं खोट है, नहीं क्यों बदल रहे हैं भाई? आप पोस्टल बैलेट पर दिखा दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? जो भी आएगा उसकी गणना हो जाएगी। दूसरा यह है कि जिस तरह से जो अभी भी वो क्लियर नहीं हुआ है, जो 5% बढ़ा हुआ मतदान दिखाया आपने, वो कैसे हो गया? 1 करोड़ 7 लाख या कितने जो वोट बताए गए हैं, वो कहां से आ गए, कैसे आ गए? ये अभी तक चुनाव आयोग उसको क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है। भाई 11 दिन बाद आपने मतदान के आंकड़े दिए, वो भी तब दिए जब विपक्ष ने दबाव बनाया, और उसके बाद जो मतदान हुए जिन चरणों के, उनके तो मतदान आपने बता दिया, उसके आंकड़े 1-2 दिन में बता दिए, तो इसमें 11 दिन क्यों लगा? इसको तो क्लैरिफाई करना पड़ेगा राजीव कुमार को जी। भाई ये तो वही हुआ ना, जैसे स्टेट बैंक कह रहा था कि साहब हम तो इलेक्टोरल बॉन्ड का बता ही नहीं पाएंगे, जून में बता पाएंगे, और जब डंडा चलाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो 4 महीने का चाहिए था, जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा तो अगले दिन उन्होंने सारा डाटा उगल दिया। तो उसी तरह से आप चाहते तो 19 अप्रैल का जो चुनाव हुआ वो आप 20 या 21 अप्रैल को दे सकते थे, और पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी बाकायदे। हम लोग जयशंकर जी, आप जो कह रहे हैं उसी पे मैं आ रहा हूं। आप तमाम साथी, हमारे वरिष्ठ साथी यहां बैठे हुए हैं, हमेशा हम लोगों ने देखा कि चुनाव जैसे खत्म हुआ, रात को 7 बजे ये मैसेज आ जाता था कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम लोग भागे भागे पहुंचते थे, याद है? और अगर वहां हैं
संभव है तो, नहीं तो फिर किसी भी जरिए हम लोगों के पास प्रेस रिलीज उनकी आ जाती थी कि कितने प्रतिशत मतदान, कितने लोगों ने काउंटिंग के साथ, वो प्रतिशत में नहीं, प्रतिशत तो बाद में है, पहले वो कि इतने लाख या इतने हजार लोगों ने मत का प्रयोग किया। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब ये आता था, आज खबर ये आ रही है, अभी अभी ये खबर आ रही है जब हम पीसी की बात कर रहे हैं, कल 11:30 बजे इलेक्शन कमीशन 12:30 बजे इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। अभी अभी मुझे बताया जा रहा है कि ये आप बता दीजिए। तो ये देखिए, चलिए अच्छी बात है, जो कल हो जाना चाहिए था, कल रात को होना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन की, वो कल 12:30 बजे दिन में इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। यह सूचना अभी अभी मिली है, यह सूचना आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जयशंकर जी, चलिए कम से कम इतना तो है, देर आयद, उम्मीद करते हैं कि दुरुस्त आयद, ये उम्मीद की जाए। नहीं, उसका श्रेय यह है कि विपक्ष बहुत मुस्तैद है, हर बात को ध्यान में रख करके दबाव बनाने में लगा हुआ है चुनाव आयोग पे कि भाई दबाव इसलिए नहीं बना रहा है कि आप इधर उधर करिए, दबाव इसलिए बना रहा है कि आप स्वतंत्र, निष्पक्ष और तटस्थ बने रहिए। आप जज हैं, आपके देखरेख में चुनाव हो रहा है, आपकी देखरेख के इसमें पूरी सरकार चल रही है, तो आप दाएं बाएं आगे पीछे कहीं झुकिए मत, स्थित प्रज्ञ के रूप में देखिए, जो सही हो रहा है उसको सही कहिए, जो गलत हो रहा है उसको गलत कहिए। लेकिन अभी तक तो सारा पक्षपाती रवैया ही रहा है। तो वही है कि कल जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो कल शाम को उन्होंने बताया होगा, फिगर दिए होंगे चुनाव आयोग ने कि इतने परसेंट वोट पोल हुआ, अब कल मान लीजिए 4% आप बढ़ा दीजिए, तो फिर तो लोगों को संदेह होगा ना कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। रिपोर्ट आने में कितनी देर लगती है? आज तो सब डिजिटल इंडिया है, डिजिटल का जमाना है, आपके पास सारे फिगर्स आ जाते हैं। 6 बजे नहीं, 6:30 बजे, 7 बजे तक कहीं वोट हुआ होगा, यही हो सकता है, लेकिन उस समय तक तो सारे फिगर आपके पास आ जाते हैं, तो आपको तो बता देना चाहिए। लेकिन उसको लटका करके रखना, ये चीजें थोड़ी संदेह पैदा करती हैं, और अभी तक चुनाव आयोग ने इसको क्लैरिफाई नहीं किया है। लेकिन अगर विपक्ष के काउंटिंग एजेंट मुस्तैद रहे और उसी ईवीएम से काउंटिंग होने दिया जिस ईवीएम पे पोलिंग हुई है, मतदान हुआ है, तो मेरे ख्याल से तब ये शायद भ्रम टूट जाए या दूर हो जाए। लेकिन उसके लिए बहुत सजग और सतर्क रहना होगा, और नेताओं को भी उनके पीछे बैकअप बना के रहना होगा, क्योंकि कई बार पिटवा देंगे, बाहर करवा देंगे, किसी को कहेंगे नहीं तुम निकलो यहां से बाहर, तुम्हारा ये बिहेवियर ठीक नहीं है, ये करके कुछ ना कुछ तो ये लोग करेंगे, हंगामा मचाएंगे। उस समय इनके नेताओं का, इंडिया अलायंस के नेताओं का बैकअप टीम पूरी मौजूद होनी चाहिए, ताकि वहां पे जाकर के उसमें हस्तक्षेप कर सके। जी राजीव जी। जी बिल्कुल। और अगर ये ठीक से, अगर ये काउंटिंग ठीक हो गई, होने जा रहा है, क्या कुछ होने जा रहा है, वो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। साथ साथ कुछ जयशंकर जी और जोड़ रहे हैं कुछ? नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि 4 जून को अगर ये सब ठीक ठाक रहा तो यकीन मानिए कि ये सरकार बदलने वाली है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं उम्मीद की जानी चाहिए चुनाव आयोग से कि भाई चुनाव आयोग पंचायत में जो जज होता है, पंचायत होती है, तो उसकी भूमिका में नजर आए, उसके लिए कोई दाएं बाएं की बात नहीं हो कि हम इसके पक्ष में हैं या उसके पक्ष में नहीं है, या किसी पर टांट करने, जैसे पिछली बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सरकास्टिक कमेंट्स भी किए थे। ये काम उनका नहीं है। उनका यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन संपन्न कराया जाए, चुनाव संपन्न कराए जाए, और जो नतीजे आए उसमें कहीं भी किसी तरफ का कोई आरोप नहीं लगने पाए। ये सबसे बड़ी चीज इनके यही है। और जैसा अभी प्रशांत कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है, हमने भी देखा है 2014-2019 में विपक्ष डिमोरलाइज था। जब एग्जिट पोल के रुझान वगैरह आते थे तो लोग मतलब ठीक है, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में कोई इस पर जरा सा भी मानने को तैयार नहीं हो रहा है, कहीं से भी, कि किसी कोने से भी नहीं मान रहा है कि नहीं साहब ऐसा संभव हो सकता है क्या कि आप 300 से ऊपर या 350 से ऊपर सीटें आप किसी एक पार्टी या गठबंधन को मिल जाएगी, ये मानने को कोई तैयार नहीं है। सब अपने पे स्टिक कर रहे हैं कि नहीं, 295 का जो आंकड़ा खड़गे जी ने दिया है वो बहुत सोचा विचारा सुविचारित है, और फीडबैक जो लिया गया है देश भर से, विभिन्न क्षेत्रीय दलों से, अपनी एजेंसियों से, उनके पास भी जो संसाधन है उनके जरिए जो लिया गया है फीडबैक, उस पर आधारित है। तो उससे टस मस नहीं हो रहा है, विपक्ष जो है उसे जरा सा भी टस मस नहीं हो रहा है। इसका मतलब उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप में एक गवाही दे रहा है कि नहीं, ये सरकार जाने वाली है, सरकार नई सरकार बनने वाली है, जनता की सरकार बनने वाली है। क्योंकि चुनाव तो जनता बनाम भाजपा, जनता बनाम मोदी जी हो गया था चुनाव। उस चुनाव का जो प्रतिफल होगा तो जनता के अनुरूप ही होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस ये है कि चुनाव आयोग पार्टी न बने, पक्षकार न बने, पंचायत का काम करे, जज का काम करे, अदालत का काम करे, और जो तथ्य सामने हैं उसको इंश्योर करे। जो ईवीएम में जो मतदान दर्ज हुआ है
जो वोट दर्ज हुआ है उन्हीं वोटों की काउंटिंग हो और जी सही ढंग से आंकड़े बाहर आए। तो अगर ये काम कर जाते हैं राजीव कुमार और उनके नेतृत्व में जो टीम है 3 सदस्यों की चुनाव आयोग की, अगर कर जाते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अन्यथा अगर जरा भी होगा तो ये माना जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर एक तोहमत बहुत बड़ी ये भी है कि उनका जो चुनाव हुआ है पुरानी परंपरा को तोड़ करके नया कानून बना करके, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जज, नेता विरोधी दल और सरकार का प्रतिनिधि होता है, उसमें से सुप्रीम कोर्ट को हटा करके कुछ और कर दिया। यानी मेजॉरिटी सरकार के पास हो गई और इसलिए जो विपक्ष का नेता था वो तो उनसे बाहर ही हो गया, बाइकाट कर दिया। तो सरकार का ही एक तरह से नुमाइंदगी हो गई, सरकार का नामनी ही मुख्य चुनाव आयुक्त चुने गए हैं। तो ये इसको भी ध्यान में रखते हुए कि अगर जरा सा भी इधर उधर होगा, मैं कहना चाहता हूं राजीव जी कि देखिए विपक्ष इस बार बहुत मुस्तैद है। मैं बार बार इसको एम्फेसाइज कर रहा हूं कि अगर मतगणना के आंकड़े जनता की उम्मीदों पे, जनता के मतदान के प्रतिकूल गए, विपरीत गए, तो सड़कें शांत नहीं रहेंगी इस बार वो नहीं होगा जैसा ये लोग बार बार सोच रहे हैं कि हो जाएगा, विपक्ष अपने घर में बैठ जाएगा। क्योंकि जो लड़ने वाली ताकतें हैं उनको मालूम है कि जरा सा भी अगर जनादेश के खिलाफ कोई बात हुई तो हम सड़कों पर उतरने को तैयार हैं और फिर वही एक रास्ता बचेगा। जी, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।